हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 3 ऑफ बीएनएस जो कि बात करता है जनरल एक्सेप्शंस की वो पढ़ेंगे। जनरल एक्सेप्शंस मतलब वो सिचुएशन जहाँ पर पर्सन एक्सक्यूज्ड हो जाता है अपने क्राइम से या अपने एक्ट से जो भी उसके द्वारा किया गया है। तो अगर सिचुएशंस जो चैप्टर 3 सेक्शन 14 से 44 तक डील करता है अगर इस चैप्टर में फॉल करती हैं तो पर्सन जिसके द्वारा कोई एक्ट किया गया है, कोई क्राइम किया गया है, वो एक्सक्यूज्ड हो जाएगा और उस पर लाइबिलिटीज़ नहीं बनेंगी। तो ये बात करता है चैप्टर 3। चैप्टर 3 को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें पढ़नी ज़रूरी हैं, जैसे हमें मेंसरिया क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। क्राइम के जो एलिमेंट होते हैं, क्राइम क्या है? क्राइम मतलब कि ऐसा एक्ट जिसे लॉ प्रिवेंट कर रहा है और ऐसा एक्ट जिसको पनिशेबल बनाया गया है। तो कोई भी एक्ट जिसको प्रोहिबिट किया गया है, जिसको पनिशेबल बनाया गया है इसलिए क्योंकि उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसको क्राइम कहा जाएगा। तो क्राइम के 4 एलिमेंट होते हैं बेसिकली: ह्यूमन बीइंग, एक्टस रियस, मेंस रिया और इंजरी। अभी के लिए फ़िलहाल हमको मेंस रिया पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो मेंस रिया इस वीडियो के लिए, इस चैप्टर के लिए जानना ज़रूरी है। अभी हम लोग सिर्फ इसका बेसिक्स जानेंगे, कभी और हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे। एक्टस रियस जान लेते हैं और मेंस रिया जान लेते हैं। एक्टस रियस का मतलब कोई एक्ट है, मतलब कॉन्सिक्वेंस है जो पर्सन चाह रहा था। एक्टस रियस रिप्रेजेंट करता है फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम को। मतलब कैनी ने डेफिनेशन दी है कि एक्टस रियस इज सच अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट विच द लॉ सीक्स टू प्रिवेंट। मतलब कि एक ऐसा रिजल्ट है जिसे को लॉ क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है। यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता। सपोज़ करिए कोई एक पर्सन है जो ऑफेंस करना चाहता है। ए पर्सन है जो बी का मर्डर करना चाहता है। उसने क्या करा? उसको शूट करा। तो किस लिए करा? क्योंकि उसका मर्डर कॉज हो जाए, है ना, उसकी डेथ कॉज हो जाए बी की। तो वो उसकी डेथ जब कॉज हो जाती है, जो उसका एक्ट था उसका जो कॉन्सिक्वेंस आ जाता है, उसका रिज़ल्ट आ जाता है, उस रिज़ल्ट को कहेंगे हम एक्टस रियस। इन केस ऐसा होता है कि उसने शूट तो करा पर वो पर्सन मरा नहीं और जिसने शूट करा वो उसको मार डालना चाहता था, तो ये क्या एक्टस रियस हुआ? वो मरा नहीं है, तो ये एक्टस रियस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो पर्सन जिसने शूट करा वो जो रिज़ल्ट चाहता था अपने एक्ट का, वो रिज़ल्ट उसको नहीं मिला है, वो कॉन्सिक्वेंस उसको नहीं मिला है। और एक्टस रियस रिज़ल्ट की बात करता है कि मतलब जिस चीज़ के लिए ऑफेंस किया गया है, जिस रिज़ल्ट के लिए ऑफेंस किया गया है, वो जब प्राप्त हो जाता है उसको हम एक्टस रियस कहते हैं। और जो अभी हमने एग्ज़ाम्पल पढ़ा जहाँ पर पर्सन ने शूट करा पर उसकी डेथ नहीं कॉज हुई, तो ये अटेम्प्ट हो जाएगा, ये इनकम्प्लीट ऑफेंस हो जाएगा। इसमें मेंस रिया तो है बट इसमें एक्टस रियस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो रिज़ल्ट चाहता था वो उसको नहीं मिल पाया, इसलिए अटेम्प्ट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऐसे ऑफेंसेस को इनक्वेट ऑफेंस कहा जाता है और इसमें एक्टस रियस नहीं होता है। आई होप आई एम क्लियर। तो अभी के लिए आप इतना समझिए, एक्टस रियस का मतलब है कि वो रिज़ल्ट जो कि पर्सन जो एक्ट कर रहा है वो जो चाहता है, और जब वो रिज़ल्ट मिल जाता है उसको, जो कॉन्सिक्वेंसेस वो चाहता है अपने कंडक्ट के, उसको जो मिल जाते हैं उसको बोला जाता है एक्टस रियस। और जब वो नहीं मिलता है तो वो इनक्वेट ऑफेंस रह जाता है या इनकम्प्लीट ऑफेंस रह जाता है, अटेम्प्ट रह जाता है, बट वो एक्टस रियस नहीं होता। क्योंकि जिस चीज़ के लिए ऑफेंस किया गया था वो चीज़ नहीं मिली है, वो रिज़ल्ट नहीं मिला है, वो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हुए हैं। ठीक है, तो सिंपल इतना, एक्टस रियस क्या है? एक्टस रियस रिज़ल्ट है ह्यूमन कंडक्ट का, कि मतलब जिस लिए एक पर्सन ने अपना ह्यूमन कंडक्ट करा उसका जो रिज़ल्ट मिला उसको, वो है एक्टस रियस। अगर रिज़ल्ट नहीं मिला तो एक्टस रियस नहीं हुआ है। ओके, अब मेंस रिया हमारे लिए इस चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक्टस रियस तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा डिस्कस कर दिया, मेंस रिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेंस रिया क्या होता है? मेंस रिया होता है ईविल इंटेंशन।
गिल्टी माइंड मतलब कोई भी पर्सन कोई एक्ट करता है तो एक्ट वो ऑफेंस कब बनता है? कोई एक्ट ऑफेंस तब बनता है जब उसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं क्राइम के। और अभी हमने पढ़ा एक्टस रियस और मेंस रिया होना चाहिए क्राइम बनने के लिए। तो मेंस रिया होना चाहिए, मतलब वो पर्सन जो एक्ट कर रहा है वो एक्ट करते समय उसका मेंस रिया होना चाहिए, उसका गिल्टी इंटेंशन होना चाहिए, तब वो एक्ट क्राइम बनेगा। बुरी भावना जिसको हम सिंपली कह सकते हैं, तो ये होना चाहिए। बिना मेंस रिया के कोई क्राइम नहीं होता है, क्योंकि सबको पता है, हम पढ़ते हैं लॉ में, क्या पढ़ते हैं कि जो 7 साल से कम का बच्चा है वो ऑफेंस नहीं कर सकता, उसके द्वारा किया गया कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? इसीलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि वो पर्सन जो बच्चा है 7 साल से कम का है या 7 साल का है, उसका वो माइंड का लेवल ही नहीं है कि वो ईविल इंटेंशन बना सके, गिल्टी माइंड हो उसका। तो जब वो ऐसा इंटेंशन बना ही नहीं सकता है, जब वो गिल्टी माइंड बना ही नहीं सकता है, फॉर्म ही नहीं कर सकता है, मेंसरिया नहीं है उसके अंदर, तो उसके द्वारा किया गया एक्ट ऑफेंस नहीं कहलाएगा और वो लायबल नहीं होगा। तो मतलब एक एक्ट को ऑफेंस बनने के लिए जब उस एक्ट को क्रिमिनल इंटेंशन की मंशा से किया जाता है, मेंस रिया के साथ किया जाता है, गिल्टी माइंड के साथ किया जाता है, तब वो एक्ट ऑफेंस बनता है। तो मेंस रिया होना बहुत ज़रूरी होता है। अर्लियरली ऐसा क्या होता था कि मेंस रिया से कोई मतलब नहीं होता था, पर्सन कोई इनोसेंटली भी कोई एक्ट करे या फिर मेंस रिया के साथ करे उसे पनिशमेंट मिलता था। लेकिन बाद में अराउंड 17th सेंचुरी इसको कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड ने क्या करा, इम्प्लीमेंट करा और वहाँ से आईपीसी में आया और वहीं से फिर बीएनएस में भी है ये। तो मेंस रिया होना बहुत ज़रूरी होता है। अब एक पर्सन है जिसने ऑफेंस किया है, उस ऑफेंस के पीछे उसका गिल्टी इंटेंशन था, तभी वो एक्ट क्राइम बनेगा। अगर उस पर्सन का गिल्टी इंटेंशन नहीं था तो वो एक्ट क्राइम नहीं बनेगा। टाइप्स ऑफ मेंसरिया क्या होता है? तो मेंसरिया में इंटेंशन होता है, नॉलेज होता है, रेकलेसनेस होता है, नेग्लिजेंस हो गया, फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली इंटेंशन होना चाहिए। तो ये सब क्या है? काइंड्स ऑफ मेंसरिया है, जिसमें जो इंटेंशन होता है ये सबसे हाईएस्ट डिग्री का होता है। अगर सामने वाले की इंटेंशन है कि वो, सपोज़ एक ही इंटेंशन है कि वो बी का मर्डर करना चाहता है और इसलिए उसने उसको ए ने बी को गोली मारी, तो गोली मारी, जहाँ इंटेंशन होता है वहाँ नॉलेज होता ही होता है। वो गोली मार रहा है तो उसको पता है कि मैं गोली मार रहा हूँ, मैं इसको मारना चाहता हूँ और इस गोली से ये मर जाएगा। तो जहाँ इंटेंशन होता है वहाँ नॉलेज होती है, पर जहाँ नॉलेज होती है वो ज़रूरी नहीं होता है कि वहाँ पे इंटेंशन भी हो। फिर आप जब थेफ्ट का ऑफेंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे होता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। ये तो डिसऑनेस्ट भी क्या है? इंटेंशन का काइंड है। फिर फ्रॉडुलेंटली होता है, रेकलेसनेस होता है, नेग्लिजेंस होता है, जो तो किसी ना किसी काइंड का मेंस रिया होना ज़रूरी होता है एक एक्ट को ऑफेंस बनाने के लिए। वो किसी भी तरीके का मेंस रिया हो सकता है और ये डिग्री पे डिपेंड करता है कि इंटेंशन था या इंटेंशन एंड नॉलेज था या सिर्फ नॉलेज थी या रेकलेसनेस था। तो जो भी पर्सन एक्ट कर रहा है वो किसी ना किसी मेंस रिया के साथ करता है। फिर एक मैक्सिम है एक्टस नॉन फैसेट रियम निसिसिट मेंस रिया, जिसका मतलब ये है कि कोई भी एक्ट मेंस रिया के बिना, इविल इंटेंशन के बिना ऑफेंस नहीं बनता है। कोई एक्ट को अगर ऑफेंस बनना है तो जो डूअर है, जो एक्ट कर रहा है, उसमें मेंस रिया होना चाहिए। ये जो मेंसरिया टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मेंस का क्वेश्चन बनता है। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम पर भी मेंस का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब हमने ये 2 एलिमेंट्स जान लिए हैं। चैप्टर जनरल एक्सेप्शन शुरू करने से पहले हम लोग एक सेक्शन और पढ़ेंगे जो बात करता है जनरल एक्सप्लेनेशन की। सेक्शन 3 आईपीसी में सेक्शन 6 था, यहाँ पे सेक्शन 3 है बीएनएस में। ओके, तो ये कहता है थ्रू आउट दिस संहिता एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पीनल प्रोविजन एंड एवरी इलस्ट्रेशन of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exception contained in this
contained in the chapter entitled General Exceptions. Though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision, illustration. तो सेक्शन 3 कह रहा है कि इस संहिता के अंदर आप जहाँ पर भी डेफिनेशन पढ़ेंगे ऑफेंस की, कोई प्रोविज़न पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे उसको समझा जाएगा। कैसे उसको समझा जाएगा? एक्सेप्शन के अधीन रह के, मतलब हर जगह एक्सेप्शन नहीं मेंशन होगा। एक बार चैप्टर में जनरल एक्सेप्शन की बात कर दी है, अब जनरल एक्सेप्शन को माइंड में रखते हुए ही सारे प्रोविजंस, पीनल प्रोविजंस, इलस्ट्रेशंस, लॉ, जो भी डेफिनेशन है उस सबको रीड किया जाएगा, उस सबको समझा जाएगा। बार बार जनरल एक्सेप्शंस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है हर डेफिनेशन के साथ। इलस्ट्रेशन कहता है The section in this Sahita which contain definition of offense do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offense, but the definition are to be understood subject to the general exceptions which provide that nothing shall be offense which is done by a child under the 7 years of age. इलस्ट्रेशन कह रहा है कि जैसे कोई सेक्शन है, सेक्शन इस संहिता के अंदर है और वो ऑफेंस की डेफिनेशन दे रहा है। सपोज थेफ्ट है, थेफ्ट की डेफिनेशन दी हुई है। अब उस थेफ्ट को जो समझा जाएगा तो उसके साथ ये मेंशन नहीं किया जाएगा कि अगर थेफ्ट 7 साल से कम के बच्चे ने किया है तो उस थेफ्ट को ऑफेंस नहीं माना जाएगा और वो पर्सन जो बच्चा है वो लायबल नहीं होगा। ये हर जगह नहीं लिखा होगा, ये एक बार लिख दिया है। जितनी भी डेफिनेशन पढ़नी है, जितने भी प्रोविजंस पढ़ने हैं, उसको माइंड में रखते हुए, जनरल एक्सेप्शंस को माइंड में रखते हुए ही पढ़ा और समझा जाएगा। इलस्ट्रेशन बी कहता है अ पुलिस ऑफिसर विदाउट warrant apprehends Z who has committed murder. Here A is not guilty of the offense of wrongful confinement, for he was bound by law to apprehend Z, and therefore the case fall within the general exception which provide that nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do it. तो कोई पर्सन है जो पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर क्या करता है? बिना वारंट के Z को पकड़ लेता है। क्यों Z को पकड़ लेता है? क्योंकि उसने मर्डर किया हुआ है। अब इसको ये नहीं कहेंगे कि बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया है तो ए ने क्या किया? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया है। नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जनरल एक्सेप्शन कहता है कि कोई पर्सन जो लॉ के द्वारा बाउंड है कुछ काम करने के लिए और वो पर्सन वो काम कर देता है तो उसको ऑफेंस नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑफिसर है अरेस्ट कर रहा है बिना वारंट के, वो लॉ के द्वारा ऑथराइज है कि वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। अगर आप BNSS पढ़ेंगे तो वहाँ पर मेंशन है। तो इसीलिए अगर वो बिना वारंट के अरेस्ट कर रहा है तो बार बार ये मेंशन नहीं होगा, एक बार बता दिया है तो उसी को माइंड में रखते हुए सारे प्रोविजंस को क्या किया जाएगा? रीड किया जाएगा। ये बात करता है सेक्शन 3 जनरल एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शंस। चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 14 से 44 तक एक्सटेंड करता है। सेक्शन 14 बात करता है एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। Nothing is an offense which is done by a person who is or by the reason of mistake of fact, not by the reason of mistake of law, in good faith believe himself to be bound by law to do it. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो कोई भी एक्ट, वो एक्ट ऑफेंस नहीं होगा जो किसी ऐसे पर्सन के द्वारा किया जा रहा है कि वो क्या है? बाउंड है लॉ के द्वारा, या फिर वो अपने आप को बिलीव करता है कि वो बाउंड है लॉ के द्वारा बाय द रीज़न ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से खुद को बाउंड समझ रहा है, मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से खुद को बाउंड नहीं समझ रहा है और गुड फेथ में बिलीव कर रहा है कि वो लॉ के द्वारा बाउंड है ऐसा करने के लिए। तो कोई पर्सन जो कि अपने आप को मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से अपने आप को बाउंड समझता है कोई एक्ट करने के लिए लॉ के द्वारा और फिर वो गुड फेथ में उस एक्ट को कर देता है, तो उसको लायबल नहीं बनाया जाएगा उसके एक्ट के लिए। वो उसने फिर ऑफेंस नहीं किया है, पहली बात। दूसरी बात, जो कि बाउंड है लॉ के द्वारा और वो कोई एक्ट करता है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि पुलिस ऑफिसर था जो कि बिना वारंट के अरेस्ट कर लेता है। क्यों अरेस्ट कर लेता है? क्योंकि
उसको लॉ ने पावर दी है क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर है, उसके कोई पर्सन था जिसने मर्डर किया था तो वो ऐसे ऑफेंसेस में बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। तो वहाँ पर क्या था, बाउंड था वो लॉ के द्वारा ऐसा करने के लिए, और उसने ऐसा कर दिया तो अब उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए लायबल नहीं बनाया जाएगा। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, वो पर्सन जो अपने आप को मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से बाउंड समझ रहा है कि वो बाउंड है ऐसा काम करने के लिए गुड फेथ में, तो गुड फेथ होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो पर्सन है जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से अपने आप को लॉ के द्वारा बाउंड समझ रहा है और कोई एक्ट कर रहा है और उसको लायबल नहीं बनाया जा रहा उस एक्ट के लिए, ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मेंस रिया नहीं है। अभी हमने पढ़ा मेंस रिया क्या होता है, तो यहाँ पर मेंस रिया नहीं है, इस वजह से उसको वो उसका जो एक्ट है वो एक्सेप्शन में फॉल करेगा और उसको लायबल नहीं बनाया जाएगा। बट जो वो अपने आप को फैक्ट के द्वारा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के द्वारा बाउंड समझ रहा है कि वो लॉ से बाउंड है ऐसा करने के लिए, वो गुड फेथ में होना चाहिए। अब गुड फेथ कहाँ दिया हुआ है, तो आईपीसी में गुड फेथ 52 में दिया हुआ था, यहाँ पे गुड फेथ सेक्शन 2 के सबसेक्शन 11 में दिया हुआ है। तो एक्सेप्शन दो चीज़ों पे काम कर रहा है। वो पर्सन जो कि लॉ के द्वारा बाउंड है और वो कोई काम कर रहा है तो उसके लिए उसको लायबल नहीं बनाया जा रहा, उसके एक्ट को ऑफेंस नहीं कहा जा रहा। दूसरा, जो कि बाउंड तो नहीं है पर वो गुड फेथ में खुद को समझ रहा है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से खुद को समझ रहा है कि वो बाउंड है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। अच्छा, मिस्टेक ऑफ लॉ का डिफेंस क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि अगर मिस्टेक ऑफ लॉ का डिफेंस दे दिया जाएगा तो हर कोई फिर इस चीज़ का एक्सेप्शन लेने लगेगा, इस चीज़ का डिफेंस लेने लगेगा, और फिर ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि पर्सन सच में इग्नोरेंट ऑफ लॉ था या नहीं था, मिस्टेक ऑफ लॉ के अंदर था या फिर नहीं था। इसलिए मिस्टेक ऑफ लॉ का कोई डिफेंस नहीं होता, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट का भी डिफेंस सिर्फ तब है जब करने वाला व्यक्ति गुड फेथ में काम कर रहा है। इसीलिए मैक्सिम है इग्नोरेंटिया फैसेट एक्सक्यूसेट इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसेट। तो अगर मिस्टेक है फैक्ट की तो एक्सक्यूज़ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर मिस्टेक करी गई है लॉ की तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पर बेसिकली मेंसरिया नहीं है, गुड फेथ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये आपको याद रखना है। इलस्ट्रेशन 1 कहता है अ सोल्जर फायर ऑन अ मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर इन कन्फर्मेटी विद द कमांड ऑफ द लॉ ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। इलस्ट्रेशन ए कहता है ए सोल्जर है जो कि अपने सुपीरियर ऑर्डर के वजह से क्या करता है, मॉब पे फायर कर देता है, क्योंकि उसको उसके सुपीरियर ऑफिसर के द्वारा क्या किया गया है, कमांड किया गया है, ऑर्डर दिया गया है सोल्जर को सुपीरियर ऑफिसर की तरफ से, तो वो ऐसा कर देता है। ए ने कोई ऑफेंस नहीं करा है। क्यों नहीं करा है? क्योंकि यहाँ पर वो लॉ से बाउंड है, और जो लॉ से बाउंड है वो तब कोई काम करता है तो उसने ऑफेंस नहीं किया होता है, पहली बात। दूसरा इलस्ट्रेशन क्या कहता है, ए एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट बीइंग ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट टू अरेस्ट वाई एंड आफ्टर द ड्यू इंक्वायरी बिलीविंग जेड टू बी वाई अरेस्ट वाई ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। तो ए क्या है, एक ऑफिसर है जिसको कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जाओ वाई को अरेस्ट करके लाओ। वाई क्या करता है, पूरी इंक्वायरी करता है और बिलीव करता है, उसको क्या लगता है कि जो ये जेड है ये वाई है, और वो जेड को अरेस्ट कर लेता है। तो उसने गलती करी है, मिस्टेक ऑफ लॉ तो नहीं करा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट करा है। उसको क्या लगा कि जो वाई है वो जेड है और जेड को अरेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर भी ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका गुड फेथ था और वो लॉ से बाउंड था, और जो गलती हुई है वो फैक्ट की गलती हुई है, लॉ की गलती नहीं हुई है। इसी के साथ आप एक केस पढ़ सकते हैं जो कि है क्वीन वर्सेस टॉल्सन। तो इस केस में क्या हुआ था, जो मिसेस टॉल्सन थी उन पे चार्जेस लगे थे बाइगेमी के। तो उन्होंने डिफेंस लिया था कि जो उन्होंने गुड फेथ में बिलीव करा और उनके पास रीज़नेबल ग्राउंड थे कि जो उनके पति हैं वो
अब नहीं रहे हैं, मर चुके हैं, और उसके बाद इसकी पूरी इंक्वायरी करने के बाद कि उनके पति का कोई अता पता नहीं है और वो मर गए हैं, वो नहीं है, गुड फेथ में रीज़नेबल ग्राउंड्स के साथ ये सब समझते हुए, जानते हुए कि अब वो नहीं है, उसके बाद दूसरी शादी करी। अब दूसरी शादी करी तो जिससे करी उसको भी सब कुछ पता था। तो यहाँ पर क्या था, मेंस रिया नहीं था। और गलती किस चीज़ की थी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की थी, मिस्टेक ऑफ लॉ की नहीं थी। उन्होंने पूरी जानकारी करी थी कि उनके पहले पति नहीं है, मर गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेंस रिया का एब्सेंस माना गया और उन्हें बाइगेमी के लिए लायबल नहीं बनाया गया। फिर है सेक्शन 15 जो बात करता है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज और विच इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ। तो यहाँ पर बात हो रही है, जज को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है कि कुछ भी, कोई भी ऐसा एक्ट ऑफेंस नहीं होगा जो जज के द्वारा किया गया है जब वो जुडिशली एक्ट कर रहे थे। मतलब वहाँ जहाँ पे एक जज हैं जो जुडिशली एक्ट कर रहे हैं, मतलब अपने ज्यूरिसडिक्शन में एक्ट कर रहे हैं, जो ज्यूरिसडिक्शन उनके पास है उस लिमिट में एक्ट कर रहे हैं, तो उस एक्ट को ऑफेंस नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि विच इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ, या फिर वो अपनी किसी ऐसी पावर का एक्सरसाइज कर रहे हैं जो गुड फेथ में वो उनको बिलीव है कि उन्हें लॉ के द्वारा दिया गया है। मतलब जो ये सेकंड पार्ट इसका बात कर रहा है, वहाँ पर एक्चुअली में उनको वो पावर नहीं भी है या हो भी सकती है, बट वो गुड फेथ में बिलीव कर रहे हैं कि उनको ये पावर दी गई है और उस पावर का वो यूज़ कर रहे हैं। तो गुड फेथ होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर वो गुड फेथ में थोड़ी इरेगुलरिटी कर देते हैं या फिर अपने ज्यूरिसडिक्शन का एक्सीड कर देते हैं अपने ज्यूरिसडिक्शन को गुड फेथ में, तो वहाँ यहाँ पर उनको एक्सक्यूज़ किया जाएगा, एग्जेम्पशन दिया जाएगा। इसके साथ केस है रच्चापुडी सुब्बा राव वर्सेस एडवोकेट जनरल 1981 का। तो इसमें भी यही बात कही गई जो अभी हमने पहली कैटेगरी पढ़ी, जहाँ पे जो जज हैं वो जुडिशली एक्ट कर रहे हैं, अपनी लिमिट में एक्ट कर रहे हैं, उनको वहाँ पर एग्जेम्पशन दिया जा रहा है। और सेकंड क्या है, जो में भी अपनी जुडिशरी ज्यूरिसडिक्शन में एक्ट नहीं कर रहे हैं, अपने पावर को एक्सीड कर रहे हैं, पर वो एक्सीड कैसे कर रहे हैं, गुड फेथ में कर रहे हैं। जहाँ पर वो काम कर रहे हैं उनको लॉफुल पावर नहीं है, उसके बावजूद वो काम कर रहे हैं, या फिर कोई इरेगुलरिटी कर रहे हैं अपने काम में, बट वो गुड फेथ में कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उनको वहाँ पर भी एग्जेम्पशन दिया जाएगा, वहाँ पर भी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। ये कहा गया इस केस में। सेक्शन 16 बात करता है एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो वो एक्ट जो कि जजमेंट या फिर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के परसुएंट में किया गया है। नथिंग विच इज़ डन इन परसुएंस ऑफ और विच इज़ वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इफ़ डन वायलेस्ट सच जजमेंट और ऑर्डर रिमेन इन फोर्स इज़ एन ऑफेंस। यहाँ बोला जा रहा है कोई भी ऐसा एक्ट ऑफेंस नहीं होगा जो कि जजमेंट के अंदर किया जा रहा है, जजमेंट के डायरेक्शंस के अनुसार किया जा रहा है, या फिर कोई कोर्ट का ऑर्डर है उसके डायरेक्शन में किया जा रहा है, बट जब किया जा रहा है तो वो जजमेंट या फिर वो ऑर्डर इन्फोर्समेंट में होना चाहिए, तो कोई ऐसा एक्ट ऑफेंस नहीं कहलाया जाएगा। Notwithstanding, the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order, provided the person doing such act in good faith believes that the court had such jurisdiction. आगे बोला जा रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो कोर्ट जजमेंट दे रहा है, जो कोर्ट ऑर्डर दे रहा है, उसके पास कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है जैसा वो जजमेंट या ऑर्डर दे रहा है, बट जो पर्सन एक्ट कर रहा है उस जजमेंट के डायरेक्शंस के अनुसार या फिर उस ऑर्डर के अनुसार वो गुड फेथ में बिलीव कर रहा है कि कोर्ट के पास ऐसा जजमेंट या ऑर्डर देने का ज्यूरिसडिक्शन है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आई हैं। पहली बात, जो पर्सन एक्ट कर रहा है वो बिलीव कर रहा है कि जिस कोर्ट ने जजमेंट पास करा, जिस कोर्ट ने ऑर्डर पास करा, उसके पास ज्यूरिसडिक्शन था, पावर था ऐसा जजमेंट देने के लिए, ऐसा ऑर्डर देने के लिए। जब उस
जजमेंट के या फिर ऑर्डर के परसुएंस में वो काम कर रहा है पर्सन, तो वो जजमेंट और ऑर्डर इन्फोर्स होना चाहिए। और कोर्ट के पास एक्चुअली में ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कब नहीं पड़ेगा? जब करने वाला व्यक्ति गुड फेथ में बिलीव कर रहा है, वो पर्सन गुड फेथ में बिलीव कर रहा है कि कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है। इस केस में जो ऑफिसर है उसको प्रोटेक्शन दिया गया है कि वो कैरी आउट कर सके ऑर्डर को, जो भी कोर्ट का है, चाहे भले कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तब भी वो जो ऑफिसर है जो कि एग्जीक्यूट कर रहा है उस जजमेंट को, ऑर्डर को, उसको प्रोटेक्शन दिया गया है और वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सके जब उसको ये बिलीव है कि जो कोर्ट है उसके पास अधिकार है पास करने का, तब। तो यहाँ पर इम्यूनिटी दी गई है ऑफिसर को जो कि एक्ट कर रहा है अंडर द अथॉरिटी ऑफ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। इसी के साथ आप पढ़ते हैं प्री में क्वेश्चन बनता है कि जो हैंगमैन है, जो जल्लाद होता है ना, जो फांसी देता है, तो उसको किस सेक्शन के अंदर प्रोटेक्शन मिली है। तो ये प्री में क्वेश्चन बनता है। जब आईपीसी के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो सेक्शन 78 हो जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो पर्सन क्या कर रहा है, जो जल्लाद है, जो हैंगमैन है, वो क्या कर रहा है, वो जो जजमेंट आया है उसके अनुसार काम कर रहा है, गुड फेथ में कर रहा है और ये बिलीव कर रहा है कि जिस कोर्ट ने उसको जजमेंट दिया है, ऐसा काम करने को कहा है, उसके पास अथॉरिटी है, वो यही तो कर रहा है, तो उसको प्रोटेक्शन दिया गया है। चाहे भले एक्चुअली में कोर्ट के पास ना हो ज्यूरिसडिक्शन, बट उसमें उसकी क्या गलती है, उसका तो मेंसरिया है नहीं वहाँ पर, तो उसको प्रोटेक्शन दिया गया है। तो अगर अब ये क्वेश्चन BNS के हिसाब से आएगा तो सेक्शन 16 के अंदर मार्क किया जाएगा, सेक्शन 16 हो जाएगा। अगर आईपीसी में पूछा जाएगा तो सेक्शन 78 हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 17। सेक्शन 17 बात करता है एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीव हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। सेक्शन 17 में वो एक्ट जो कि किसी पर्सन के द्वारा किया जा रहा है और वो जस्टिफाइड है या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से अपने आप को लॉ के द्वारा जस्टिफाइड समझ रहा है, तो ऐसे पर्सन को प्रोटेक्शन दिया गया है। Section 17, nothing is an offense which is done by a person who is justified by law। वो पर्सन जो लॉ के द्वारा जस्टिफाइड है उसे तो एग्जाम्पशन मिल गया। और who by the reason of mistake of fact not by the reason of mistake of law in good faith believe himself to be justified by law। या फिर वो पर्सन जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से गुड फेथ में खुद को बिलीव करता है कि वो जस्टिफाइड है लॉ के द्वारा ऐसा काम करने के लिए। मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से नहीं होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से उसको ये लगना चाहिए गुड फेथ में कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझे लॉ के द्वारा ये पावर दिया गया है या फिर मुझे लॉ के द्वारा ऐसी परमिशन मिली हुई है, ये गुड फेथ में होना चाहिए, तो उसे उस पर्सन के लिए लायबल नहीं बनाया जाएगा। अगेन मिस्टेक ऑफ लॉ का एग्जाम्पशन क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मिस्टेक ऑफ लॉ का बेनिफिट देने लगेंगे तो फिर सब आके खड़े हो जाएंगे कि भाई हमको भी लॉ के बारे में नहीं पता था, तो ऐसा नहीं होगा। ओके। इलस्ट्रेशन बात करता है A sees Z commit what appears to A to be murder. A in the exercise of the best of his judgment exerted in good faith of the power which the law gives to all the person of apprehending murder in the fact sees Z in order to bring Z before the proper authority. A has committed no offense though it may be turned out that Z was acting in self defense। तो एक देखो, दो लोगों की बात हो रही है, एक वो जो तो सीधा सीधा लॉ के द्वारा जस्टिफाइड है, एक वो जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से गुड फेथ में खुद को लॉ के द्वारा जस्टिफाइड समझ रहा है। ठीक। इलस्ट्रेशन क्या कहता है? इलस्ट्रेशन कह रहा है ए
क्या कर रहा था, ए ने जेड को देखा और जो देखने पे ए को समझ में आया वो ये कि जेड क्या कर रहा है, मर्डर कर रहा है। तो ए ने क्या करा, जेड को पकड़ लिया और प्रॉपर अथॉरिटी के पास ले गया, उसको पकड़ के अथॉरिटी के पास ले गया। जब ए लेकर गया तो उसको पता चला एक्ट जो जेड है वो मर्डर नहीं कर रहा था, वो तो सेल्फ डिफेंस में काम कर रहा था, खुद को बचा रहा था। तो यहाँ पर ए तो लॉ के द्वारा जस्टिफाइड है ऐसा करने के लिए, और जो उससे ने किया जबकि कुछ और निकल कर आ गया कि जेड तो सेल्फ डिफेंस में काम कर रहा था, तब भी उसे तब भी ए के एक्ट को ऑफेंस नहीं माना जाएगा। सेक्शन 18 बात करता है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। तो एक्सीडेंट इन डूइंग लॉफुल एक्ट, तो कोई लॉफुल एक्ट हो रहा था और उस एक्ट के दौरान कोई एक्सीडेंट हो गया। सेक्शन 18, नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून और विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज in the doing of a lawful act in a lawful manner by a lawful means and with a proper care and caution। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कोई ऐसा एक्ट है, कुछ हो गया, कुछ लॉस हो गया, इंजरी हो गई, कोई ऑफेंस हो गया, और वो क्यों हुआ है, किसी एक्सीडेंट की वजह से हुआ है या फिर मिसफॉर्च्यून की वजह से हुआ है। एक्सीडेंट क्या मतलब, कुछ ऐसा जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, जिसको आप फोर्स ही नहीं कर सकते थे, एंटिसिपेट नहीं कर सकते थे। एक जो प्रूडेंट मैन है, ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन है, वो फोर्स ही नहीं कर सकता था। तो ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट की वजह से, मिसफॉर्च्यून की वजह से कोई एक्ट, कोई ऑफेंस हो गया, एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन नॉलेज, वो जो हुआ वो एक्सीडेंट की वजह से हुआ बट कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। इन द डूइंग ऑफ लॉफुल एक्ट बाय इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स विद अ प्रॉपर केयर एंड कॉशन। कोई एक्ट, जब वो एक्ट किया जा रहा था तो वो एक्ट कैसा था, लॉफुल था, उसको करने का तरीका लॉफुल था, लॉफुल मैनर में हो रहा था और प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ हो रहा था। उसके बाद कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मिसफॉर्च्यून हो जाता है, तो उसको ऑफेंस नहीं बोला जाएगा। प्री में और मेंस में भी क्वेश्चन बनता है कि क्या होता है, एक पर्सन होता है जो कुल्हाड़ी से काम कर रहा होता है, और क्या होता है, जो कुल्हाड़ी का हेड होता है वो निकल कर एक आदमी को जाके लग जाता है और उसको चोट लग जाती है। तो जो उसको चोट लगी है या फिर वो मर गया है, कुछ भी लॉस हुआ है उस पर्सन का जिसको लग गया, तो क्या यहाँ पर जो पर्सन कुल्हाड़ी से काम कर रहा था वो क्या लायबल होगा? तो देखते हैं होगा कि नहीं होगा। पहली बात, वो क्या कर रहा था, लॉफुल एक्ट कर रहा था, अपना काम कर रहा था, कोई लॉफुल मीन्स से ही कर रहा था, लॉफुल मैनर में ही कर रहा था, प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, एक मिसफॉर्च्यून हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया, वो जिसकी वो उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि कुल्हाड़ी का हेड निकल कर आगे जाके आदमी को लग जाएगा और वो आदमी मर जाएगा। उसकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, उसकी कोई ऐसी जानकारी भी नहीं थी कि ऐसा हो सकता है, बट ऐसा हो गया। मैंसरिया है, मैंसरिया नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको ऐसी कोई मंशा नहीं है, उसकी ऐसा कोई ईविल इंटेंशन नहीं है कि मुझे इसकी जान लेनी है, वो तो हो गया, बस वो चाह नहीं रहा था ऐसा होना। तो इस चीज़ के लिए उस पर्सन को जो कुल्हाड़ी से काम कर रहा था उसको लायबल नहीं बनाया जाएगा। और इसी पे एक और क्वेश्चन आता है कि एक पर्सन है जो कुल्हाड़ी से काम कर रहा था और वो काम कहाँ कर रहा था, वहाँ जहाँ बच्चे खेल रहे थे। तो अब यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होता है ये कि अब वो लॉफुल काम कर रहा है, ठीक है, लॉफुल काम कर रहा है, लॉफुल मैनर में कर रहा है, लॉफुल मीन्स से कर रहा है, बट क्या वो प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ कर रहा है? वो वहाँ पे काम कर रहा है ना जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर केयर एंड कॉशन तो है ही नहीं, तो यहाँ पर उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि सारे एसेंशियल एक साथ पूरे होने चाहिए, आधे पूरे हो रहे हैं, आधे पूरे नहीं हो रहे, ऐसा नहीं होता।
तो अगर सेक्शन 18 का बेनिफिट लेना है जो कि आईपीसी का सेक्शन 80 है, तो इसका बेनिफिट लेने के लिए 4 एसेंशियल्स हैं जो पूरे होने चाहिए। पहली बात, जो एक्ट हुआ, जैसे उस पर्सन को कुल्हाड़ी लगी तो ये एक्ट हुआ ना, तो ये एक्ट कैसे हुआ, एक्सीडेंट से होना चाहिए या फिर मिसफॉर्च्यून से होना चाहिए, ठीक है, और बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज के होना चाहिए। जो एक्ट हुआ है वो लॉफुल मैनर में होना चाहिए, लॉफुल मीन्स से होना चाहिए, एक्ट अपने आप में लॉफुल होना चाहिए और प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ होना चाहिए। तो ये सारे चारों एसेंशियल्स पूरे होने चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। सुखदेव सिंह वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली में यही कहा गया था कि ये सेक्शन क्या करता है, इनोसेंट पर्सन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। एक डूअर है जो इनोसेंट है, क्यों, क्योंकि उसने सारे एसेंशियल्स पूरे करे, उसके तो मेंसरिया भी नहीं था, लॉफुल एक्ट कर रहा था, लॉफुल मैनर में कर रहा था, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से मतलब कोई नुकसान हो गया, उसने प्रॉपर केयर एंड कॉशन भी लिया हुआ था। तो ये सेक्शन क्या करता है, ऐसे पर्सन को प्रोटेक्ट करता है। ओके, इसके बाद एक और केस है जिसे है आर वर्सेस स्विंडल एंड ऑसबॉर्न। तो इस केस में क्या हुआ था, 2 कार ड्राइवर थे जिन्होंने पी दारू, नशे में थे, ड्रंक थे वो, और फिर उन्होंने रेस करी और रेस करने के बाद एक बूढ़े आदमी पे गाड़ी चढ़ा दी। तो यहाँ पर बोला गया कि जो दोनों पर्सन हैं वो चार्ज किए गए कि उन्होंने दोनों ने कंट्रीब्यूट करा है डेथ में, और पर्सन की जो ओल्ड मैन था उसकी डेथ कॉज कर दी है उनकी नेग्लिजेंस की वजह से, और उनका जो कंडक्ट है वो इम्प्रॉपर है। तो इस चीज़ के लिए उनको लायबल माना गया। वो डिफेंस ले रहे थे कि उनका मेंसरिया नहीं है बट और एक्सीडेंट हुआ है, बट ऐसा नहीं है, उनका नेग्लिजेंस, और नेग्लिजेंस काइंड ऑफ मेंसरिया होता है, और वो लॉफुल एक्ट नहीं कर रहे थे ना, दारू पी के गाड़ी नहीं चला सकते ना, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं कर सकते, तो ये लॉफुल एक्ट तो है नहीं, तो इस वजह से उनको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिला। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 19, जो बात करता है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। यहाँ पर हेडिंग से क्या समझ में आ रहा है, कोई ऐसा एक्ट जो कि हार्म कॉज कर सकता है और वो बिना क्रिमिनल इंटेंशन के किया गया है। क्यों किया गया है, दूसरे हार्म से बचाने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर क्रिमिनल इंटेंशन तो नहीं है बट कहीं ना कहीं नॉलेज है, तो यहाँ पर नॉलेज है, क्रिमिनल इंटेंशन अभी भी नहीं है, नॉलेज है। सेक्शन 19, नथिंग इज एन ऑफेंस merely by the reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm if it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to the person or property। कोई ऐसा एक्ट है जिससे हार्म कॉज हो रहा है और हमको पता है कि इससे हार्म कॉज होगा, बट हमारी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है हार्म कॉज करने की, हमको पता है लेकिन होगा, तो हम क्यों कर रहे हैं, किसी और हार्म से बचाने के लिए कर रहे हैं। किसको बचा रहे हैं, किसी पर्सन को हो सकता है या कोई प्रॉपर्टी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइन से बहुत सारे घरों में आग लगी हुई थी और वो उसकी आग की जो लपटें थी वो आगे भी फैल सकती थी, तो एक आदमी ने क्या करा, बीच का जो घर था वो गिरा दिया। अब उसने क्या किया, उसका इंटेंशन था घर गिराने का, नहीं था, उसका कोई ईविल इंटेंशन नहीं था, बट उसने घर गिराया। क्यों गिराया, क्योंकि बाकी के घरों में आग ना लगे, बाकी के घरों में नुकसान ना पहुँचे। तो एक बड़े हार्म को बचाने के लिए, बड़े हार्म से बचाने के लिए प्रॉपर्टी को उसने छोटा हार्म कॉज करा, जानते हुए कि उसके एक्ट से वो हार्म कॉज कर रहा है, बट उसका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, ईविल माइंड वो नहीं था। क्यों कर रहा था, वो तो बचाने के लिए कर रहा था ना। तो यहाँ पर जो उसने घर गिरा दिया, ये गुड फेथ में किया है उसने और बड़े हार्म को प्रिवेंट करने के लिए किया है, इसीलिए उसके इस एक्ट को, घर गिराने के एक्ट को ऑफेंस नहीं कहा जाएगा। सेक्शन 19 हमारा बेस है क्वाड नेसेसिटीज नॉन हैबिट लिगम पे। इसका मतलब है नेसेसिटी नोज नो लॉ। तो यहाँ पे ज़रूरत ऐसी थी कि मतलब वहाँ पर अब लॉ
नहीं है वहाँ पे, मतलब वैसे तो घर गिराना गलत है, आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या था, क्योंकि नेसेसिटी थी तो ऐसा करना पड़ा, और यहाँ पर ऑफेंस नहीं किया है उसने, उसको लायबल नहीं बनाया जाएगा। एक्सप्लेनेशन कहता है, it is a question of fact in such a case whether the harm to be prevented or avoided was of such a nature and so eminent as to justify or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause the harm। एक्सप्लेनेशन कह रहा है ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, मतलब कि जिस एक्ट से बचाया जा रहा है, जिस हार्म से बचाया जा रहा है, जिस नुकसान से बचाया जा रहा है और जिस सर्कमस्टांसेस में काम हो रहा है, और हम जानते हुए छोटा नुकसान कॉज कर रहे हैं कि हाँ भाई इससे नुकसान होगा, पर हम कर रहे हैं, तो क्या सर्कमस्टांसेस सच में इतने एमिनेंट थे, ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि जस्टिफाई किया जा सके, एक्सक्यूज़ दिया जा सके ऐसे एक्ट को जो हम जान के कर रहे हैं कि हाँ भाई इससे नुकसान होगा, रिस्क है, इससे नुकसान होगा, या हम छोटा नुकसान कर रहे हैं बड़े नुकसान को टालने के लिए या बड़े नुकसान से बचाने के लिए। तो क्या ऐसा माहौल था, क्या सच में ऐसी सिचुएशन थी, इस चीज़ की ज़रूरत थी कि हम जानते हुए ऐसा काम करें और हमें एक्सक्यूज़ दे दिया जाए? तो ये क्या है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। प्री में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है या फिर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, तो ये क्या है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस आता है आर वर्सेस डेडले एंड स्टेफन, जो प्री में भी पूछा जाता है, आप मेंस में भी लिख सकते हैं, पता होना चाहिए आपको। इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात करी है। हुआ क्या था कि कुछ लोग थे जो कि पानी में फंस गए थे, और उनमें से जो एक लड़का था उनके पास खाना नहीं था, तो जो एक लड़का था वो बहुत कमज़ोर था, वो वैसे भी मरने वाला था। तो जो बाकी के लोग थे, जो सेलर्स थे, उन्होंने क्या सोचा कि ये मर जाएगा, इससे अच्छा है कि हम खुद छोटा नुकसान करते हैं और ख़ुद को बचाने के लिए, क्योंकि हम ज़्यादा हैं, ये अकेला है, ये तो छोटा नुकसान करते हैं, इसको मार डालते हैं और हम लोग खा लेते हैं, हम लोग बच जाएंगे। तो उनको ये लगा और उन्होंने ऐसा किया। फिर जब कोर्ट की आगे बात आई तो उन्होंने इसी चीज़ का डिफेंस लिया कि भैया नेसेसिटी थी, हमने खुद को बचाया और उसको मार दिया, छोटा हार्म कॉज करा और बड़े हार्म से हम सब बच गए। तो कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये क्या है, ये आपने जानबूझ के उसको जान ली है, डेलिबरेट किलिंग करी है, ठीक है, और ये नेसेसिटी ऐसे ही आपको बेनिफिट नहीं मिल जाएगा, आपने मर्डर किया है। सेलर्स को मर्डर के लिए लायबल बनाया गया था। कोर्ट ने 3 बातें बताई। पहली बात, सेल्फ प्रिजर्वेशन एब्सोल्यूट नेसेसिटी नहीं होती है, ठीक, कोई भी ऐसी नेसेसिटी नहीं होती है जो जस्टिफाई करे होमिसाइड को। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है जो कि जस्टिफाई कर दे कि भाई एक पर्सन की दूसरे पर्सन के द्वारा डेथ कॉज कर देनी चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोर्ट ऐसा लॉ परमिसिबल नहीं करता। लेकिन कोई मैन है जो सेल्फ डिफेंस में काम कर रहा है, वहाँ पर अपने प्राइवेट डिफेंस में, अपने सेल्फ डिफेंस में अपनी लाइफ को बचाने के लिए एक्ट कर सकता है, अपनी लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए एक्ट कर सकता है। अदरवाइज़ किसी पर्सन के पास राइट नहीं है कि वो दूसरी पर्सन का जान ले लें। बट अगर कोई पर्सन है जो सामने से क्या कर रहा है, उसको मार डालना चाह रहा है, या फिर कोई ऐसा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वो एक्सरसाइज कर रहा है जहाँ पे उसे अपनी जान बचानी है, या फिर जो हम पॉइंट्स पढ़ते हैं 7 पॉइंट्स जहाँ पर लॉ जस्टिफाई करता है सामने वाले पर्सन को मार देना, डेथ कॉज कर देना, अपनी जान बचाने के लिए, या फिर अपने रेप को प्रिवेंट करने के लिए, अननेचुरल लस्ट को प्रिवेंट करने के लिए, ऐसी कोई सिचुएशन है तो वहाँ पे डेथ कॉज करी जा सकती है। अदरवाइज़ ऐसी कोई भी नेसेसिटी नहीं है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सामने वाले की डेथ कॉज कर दो। और इस केस में भी जो सेलर्स थे जिन्होंने ऐसा किया था उनको मर्डर के लिए लायबल बनाया गया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।